बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके रिसर्च के बेसिस पे? देखिए, यूएस फेड के सामने बहुत कम चॉइस है कि वो रेट बढ़ाएं, इसीलिए 10 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगा जहां पे रेट बढ़ाने की गुंजाइश खारिज होती हुई दिखती है। पहला पॉइंट दिखाइए आप, हाउस होल्ड जो इनकम थी वहां पे लोगों के पास अब सेविंग्स बची नहीं। कोविड के समय बहुत कैश लोगों को दिया गया था, अपनी भी सेविंग्स थी, लेकिन अब वो महज 1% लोगों के पास सेविंग बची है। तो यानी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन ड्राइव हो नहीं सकता यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट लोन्स का, जो बाइडेन साहब ने रोक रखा था, लेकिन अभी बीच में जब सीलिंग तोड़ी गई तो ये शर्त रखी गई कि लोन अपना लोग पे करें। तो करीब 4 करोड़ 40 लाख लोग हैं जिनके पास स्टूडेंट लोन है, और 1 अक्टूबर से इसका रिपेमेंट शुरू हो गया है। 1.6 ट्रिलियन डॉलर का लोन है जिसका रिपेमेंट शुरू हुआ है, यानी लोगों के ऊपर एक और बोझ पड़ रहा है। तीसरा देखिए आप, स्टिकी इन्फ्लेशन है। पीसी जिसको फेड बहुत करीब से देखता है वो 4% के आसपास बना हुआ है, और फेड का टारगेट 2% है, यानी अभी भी दुगना है और वो नीचे नहीं आ रहा है। तो ये एक और बड़ी समस्या है। चौथा पॉइंट, डिलिक्वेंसीज बढ़ गई हैं, यानी लोन चुकाने में देरी हो रही है, और ये 2008 के हाई लेवल पहुंच गई। 2008 को याद होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस का समय था, वहां पे भी जब सब प्राइम क्राइसिस हुआ था तो ऐसे डिलिक्वेंसीज बढ़ी थी, और ये लगभग 8% ऑटो लोन पे डिलिक्वेंसीज बढ़ रही हैं, जो एक बहुत हाई लेवल माना जा रहा है। तो ये एक और समस्या खड़ी हो रही है। आइए 5वें पॉइंट पे, डिफॉल्ट रेट बढ़ गया है। अब तक हमने लोन के डिफॉल्ट अमेरिका में नहीं सुने थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो छोटे बैंक हैं उनके लोन डिफॉल्ट होने लगे हैं, और ये लगभग 6% के आसपास पहुंच गए हैं, जो बहुत हाई रेट है। छठवां पॉइंट आइए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी जो कंपनियां लोन लेती हैं, जो लोग लोन लेते हैं, उसका जो खास तौर पे कंपनियां जो कवरेज करती हैं, लोन रिपेमेंट करती हैं, वो अब कम होता हुआ दिख रहा है। 2021 में 9.5% इंटरेस्ट कवरेज था, जो अब घट के 7.5% पे आ गया है। 7वां पॉइंट लेके आइए, बैंकिंग सेक्टर की लोन ग्रोथ पे बहुत इंपैक्ट पड़ा है। दरअसल वहां पे जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा आता है, हमारे यहाँ भी आता है, उनके वीकली हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो 2023 में आया है, यानी अभी हम लोग 52वें हफ्ते के करीब पहुंच रहे हैं, यहाँ से 6 हफ्ते 8 हफ्ते दूर हैं। अब तक का जो दिखाता है एवरेज, वो 2% लोन ग्रोथ निकल के आ रही है, जो 2022 में 10.5% थी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि होम लोन वहां पे 8.5% पे पहुंच गया है, ऑटो लोन 8% पे पहुंच गया है, इसलिए लोन ग्रोथ पे काफी असर पड़ रहा है, और छोटे बैंकों के सामने तो बहुत मुश्किल आ रही है। 8वें पॉइंट पे आइए, तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें $90 के आसपास चल रही हैं, और खाड़ी में जो तनाव है उसकी वजह से नीचे नहीं आ रही, काफी वोलेटाइल है। अगर कोई स्थिति ऐसी बनती कि वो टेंशन बढ़ता है तो ये कीमतें बहुत ऊपर जा सकती हैं। जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका यह मानना है कि $150 तक प्राइस जा सकता है अगर टेंशन एस्केलेट हुआ है। गोल्डमैन सैक्स भी $150 की बातें कर रहा है, तो इसलिए कच्चा तेल एक और बड़ा रिस्क यहां पे बना हुआ है। इसके बाद के पॉइंट 9th में आइए, चीन, जापान और यूरोप की इकोनॉमी नियर रिसेशन पे है। चीन में तो आपने सुना ही होगा कितनी कंपनियां डिफॉल्ट कर रही हैं रियल एस्टेट की, बहुत कोशिश के बावजूद रिवाइव नहीं हो पा रहा है। जापान में भी महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, काफ़ी मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, और यूरोप में जर्मनी खास तौर पे रिसेशन के मुहाने पे खड़ी हुई है। तो ये एक और ग्लोबल सुस्ती का संकेत है। और 10वां पॉइंट आइए, नॉन इकोनॉमिक रीजन से यूएस में रेट्स बढ़ रहे हैं। नॉन इकोनॉमिक रीजन क्या है? यूएस डाउनग्रेड हुआ था, जापान में जो यील्ड कर्व है उसको 0.5 से बढ़ाकर 1% कर दिया गया, क्योंकि जापान सबसे बड़ा बॉन्ड होल्डर है यूएस ट्रेजरी का। यूएस में डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है क्योंकि सरकार बहुत कर्ज ले रही है अपनी स्कीम चलाने के लिए, तो एक वो वजह भी है। फेड की जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रही है, यानी अपनी बैलेंस शीट को श्रिंक कर रहे हैं, वो भी एक नॉन इकोनॉमिक रीजन है। और लास्टली, चाइना का जो एक्सपोर्ट है यूएस की तरफ वो घट रहा है, इसलिए उसके पास डॉलर कमा रहे हैं, इसलिए वो डॉलर रिसाइकलिंग यानी बॉन्ड में खरीदारी नहीं कर पा रहा है। तो ये नॉन इकोनॉमिक रीजन है। इकोनॉमिक रीजन होता है डिमांड एंड सप्लाई, जो कि नहीं दिख रही। तो इन 10 कारणों से मुझे लगता है कि फेड ब्याज दरें बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, पॉज रखेगा। लेकिन अगर किसी हालत में उसने बढ़ाया और इस नाजुक स्थिति में भी रेट बढ़ा रहे हैं, तो यूएस मार्केट और इकोनॉमी की वाट लग सकती है। अच्छा नीरज जी, क्विकली एक चीज और, क्योंकि आप इन डेवलपमेंट्स को बहुत बखूबी समझते हैं, कितना सरोकार आप इस बात से रखते हैं जो कुछ ग्लोबल ट्रेडर्स की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं कि 2023 में तो शायद फेड की तरफ से कोई हाइक होगा ही नहीं, अगर हाइक हुआ भी इन सिनेरियो के बीच में तो शायद वो 2024 के मिड तक एक्सटेंड हो सकता है। आप कितना सरोकार रखते हैं इस बात से?
बिल्कुल तार्किक बात यही है। इकोनॉमिक्स का लॉजिक ये कहता है कि जब तक आप 1-2 रेट हाइक नहीं लेंगे इन्फ्लेशन टूटेगा नहीं, क्योंकि जॉब मार्केट बहुत हॉट है, इकोनॉमी आप देख रहे हैं 4.9% से ग्रो कर रही है, तो उसको तोड़ने के लिए रेट बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप रेट बढ़ाते हैं तो ये जो 10 रीजन्स हैं ये आपके लिए भारी पड़ेंगे, फिर आपकी इकोनॉमी मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन आपकी बात सच है, मैं इसको एग्री करता हूं कि आज नहीं तो कल रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे इनको। तो अगर ये डिले करते हैं इस बार तो हो सकता है 24 में बढ़ाने पड़े। जी, शुक्रिया नीरज जी। विस्तार में आसान भाषा में समझाने के लिए क्या स्थिति है अमेरिका में, क्या मजबूरियां हैं फेड की और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए फेड की आने वाली पॉलिसी मीट या मीटिंग्स की तरफ से। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर अर्निंग्स पर फोकस करेंगे, पिटलाइट के कैसे नंबर्स रह सकते हैं बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।